वेलकम बैक टू योर चैनल ओनली टारगेटेड। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम आज क्या क्या चीज को कवर करेंगे। सबसे पहले हम इस चीज को देख लेते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं तथा इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है। ठीक है, दूसरा चीज हम ये पढ़ेंगे कि संविधान के भाग कितना में मौलिक अधिकारों के विषय में बताया गया है। ठीक है, क्या भारत की संसद मौलिक अधिकार को समाप्त कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद कितना से कितना तक मौलिक अधिकारों की बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 13 में विधि शब्द का अर्थ क्या होता है। आर्टिकल 13 में जो विधि शब्द का उल्लेख किया गया है उसके अंतर्गत क्या क्या होता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को लेकर 1951 में शंकरी प्रसाद, ठीक है, शंकरी प्रसाद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था। ठीक है, और 1967 में गोरखनाथ का मामला क्या था। गोरखनाथ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया, इसके बारे में भी हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि केशवानंद भारती को लेकर मौलिक अधिकार का क्या मामला था। ठीक है, केशवानंद भारती को लेकर मौलिक अधिकार को में क्या संशोधन किया गया, इनके मामले को लेकर ये चीज के बारे में भी हम आज देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, इतना चीज हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम मौलिक अधिकारों की। ठीक है, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। दोस्तों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि भारतीय संविधान में वर्तमान में अभी कुल 25 भाग हैं। ठीक है, तो ये 3 में है। ठीक है, मौलिक अधिकार का है 3 में है। और अनुच्छेद अभी भारतीय संविधान में टोटल कितने हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बता दूं, भाग जो है वो 25 हैं टोटल। और अनुच्छेद की बात करें तो ठीक है, भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, बाद में कई संशोधनों के बाद इनमें 448 यानी 448 अनुच्छेद हो गए। अभी वर्तमान में कितना है, 448 अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज शुरुआत करने से पहले मैंने आपको 2 चीज क्लियर किया कि कुल कितने भाग हैं और कुल कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है, अब बात की यहां से स्टार्ट करते हैं कि मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख है। ठीक है, यानी इसकी प्रेरणा अमेरिका संविधान से ली गई है। यानी कि संविधान के भाग 3 में, ठीक है, तो भाग 3 है तो उसका खंड भी तो होगा, तो उसका अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है, 12 से 35 तक क्या है, मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है, तो इसकी प्रेरणा जो है अमेरिका से ली गई है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत क्या क्या चीज आती है, इसको हम देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। यहाँ पे दोस्तों अनुच्छेद 12 में क्या कहता है कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत भारत की संसद, राज्य विधानमंडल, केंद्र राज्य तथा स्थानीय सरकारें और ऐसी सभी निकाय आते हैं, ठीक है, जिनके पास अधिकारिता हो। ठीक है, इसके अंतर्गत कॉरपोरेशन भी आते हैं। कॉरपोरेशन कहने का मतलब हुआ कहीं कहीं जहां पे इसको कंपनी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 12 में कहता है कि राज्य की परिभाषा दी गई है। इसमें क्या राज्य के विषय में बताया गया है कि राज्य को मौलिक अधिकारों में क्या क्या कर सकता है और कौन कर सकता है। तो राज्य में इसके अंतर्गत भारत की संसद, ठीक है, भारत की संसद, राज्य विधानमंडल, केंद्र राज्य तथा स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकारें का मतलब जैसे लोकल गांव या
शहर में जो लोगों के द्वारा चुनाव होता है उसे जैसे मुखिया हो गया, उसे स्थानीय सरकारें कहते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है। इसके अंतर्गत भारत की संसद, राज्य विधानमंडल, केंद्र तथा राज्य तथा स्थानीय सरकारें हैं। ठीक है। और ऐसी सभी निकाय आते हैं, और भी ऐसी सभी निकाय आते हैं जिसके पास अधिकारिता हो। ठीक है। जिसके पास अधिकारिता हो। इसके अंतर्गत कॉर्पोरेशन भी आते हैं, जैसे LIC। ठीक है। आर्टिकल 13 क्या कहता है, ये 12 देख लिए। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि यह प्रावधान कहता है कि भारत की संसद अथवा राज्य विधानमंडल ऐसी कोई भी विधि नहीं बना सकते जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। ठीक है। भारत की संसद या राज्य विधानमंडल ऐसी कोई भी विधि नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। ऐसा कोई विधि नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। लेकिन विधि बना नहीं सकती है, लेकिन अगर विधि संशोधन तो उसमें कर सकती है ना। अगर मान लीजिए किसी के मूल अधिकारों में कुछ दिक्कत आ रही है तो उसमें संशोधन तो कर सकती है ना। ठीक है। उन्हें समाप्त करती हो। ठीक है। अथवा उन्हें न्यून करती हो। यदि कोई व्यक्ति विधि बना दी जाए, यदि ऐसी कोई विधि बना दी जाए, ठीक है, अगर ऐसी कोई विधि बना दी जाए तो वह विधि उस सीमा तक न्यून होगी जिस सीमा तक वह मूल अधिकार का उल्लंघन करती हो। ठीक है। समाप्त करती हो या उसे न्यून करती हो। अब मान लीजिए अगर ऐसी कोई विधि अगर बना भी दी जाती है, ठीक है, तो उस सीमा ही तक रहेगी जहां तक मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं करे। अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वो विधि को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए कंची करते हैं 1951 में शंकरी प्रसाद के मामले में। ठीक है। 1951 में शंकरी प्रसाद के मामले में, शंकरी प्रसाद का मामला क्या था? ठीक है। यह मामला जमींदारी को समाप्त करने के लिए उठाया गया था। ठीक है। जिसके संपत्ति के अधिकार को सीमित किया था, जिसने संपत्ति के अधिकार को क्या किया था? सीमित किया था। ठीक है। 1951 में शंकरी प्रसाद के मामले में, शंकरी प्रसाद का मामला मैंने आपको बताया कि जमींदारी से लेकर था, जिसने क्या किया था? संपत्ति के अधिकार को सीमित करने के लिए ये मामला को उठाया गया था। ठीक है। भारत के तो इस मामले को लेकर भारत सरकार और भारत का सर्वोच्च न्यायालय का क्या मानना था, ये चीज को हम देखते हैं। ठीक है। कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया, ठीक है, कि अनुच्छेद 13 में उल्लेखित विधि शब्द का अर्थ, जो कि मैंने आपको अभी बताया अनुच्छेद 13, ठीक है, उसमें विधि शब्द का अर्थ ये बताया गया था कि संसद ऐसा कोई भी विधि नहीं बना सकती है जिससे मौलिक अधिकारों को कोई हानि हो। ठीक है। तो इसका इस मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया, ठीक है, कि अनुच्छेद 13 में उल्लेखित विधि शब्द का अर्थ सिर्फ सामान्य विधि से है। ठीक है। सामान्य विधि का मतलब ये होता है जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, यानी सामान्य विधि से है। इसमें ना कि संविधान संशोधन से है। ठीक है। आपका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें संशोधन तो किया जा सकता है ना। तो वही बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय की इसका सामान्य विधि से है। ठीक है। इसमें ना कि संविधान संशोधन से है। ठीक है। अर्थात मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों में क्या है? संशोधन किया जा सकता है सिर्फ। किंतु 1967 में गोरखनाथ के मामले में, ठीक है, क्या हुआ? 1967 में गोरखनाथ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व
न्यायालय को पलट दिया और यह व्यवस्था की अपने पूर्व, इसके मामले में क्या हुआ कि अपने पूर्व न्यायालय को पलट दिया और यह व्यवस्था की, ठीक है, कि मूल अधिकार अपनी प्रकृति में हमेशा बना रहेंगे, ठीक है, संसद की सीमा से बाहर नहीं आएंगे, ठीक है, कि मूल अधिकार अपनी प्रकृति में हमेशा बने रहने वाले हैं और संसद की सीमा से बाहर हैं, ठीक है, संसद की सीमा से क्या है, बाहर है। इसीलिए उन्हें संविधान संशोधन के माध्यम से भी कम अथवा समाप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए उन्हें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया जाता है, कम अथवा समाप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। 24 अप्रैल 1973 को क्या हुआ था, केशवानंद भारती का जो मामला था, 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गोरखनाथ वाले निर्णय को पलट दिया, ठीक है, जो आपको गोरखनाथ का निर्णय था उसको पलट दिया और यह व्यवस्था की कि मूल संविधान संशोधन के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से, मूल जो संविधान है वो संशोधन के माध्यम से संविधान के किसी भी भाग में संशोधित किया जा सकता है। यानी कि मूल संविधान में संशोधन के माध्यम से संशोधन हो सकता है और संविधान के किसी भी भाग में उसको संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। अर्थात मूल अधिकार भी संशोधनीय है, मूल अधिकार भी क्या है, संशोधनीय है, ठीक है, किंतु संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अर्थात क्या है कि मूल अधिकार जो है आपको दिया गया है, जो मूल अधिकार, उसमें संशोधन किया जा सकता है, ये ठीक है, ये तो आपको चीज मिल रहा है, लेकिन अगर आपके लायक ये चीज है तो मैं उसमें और संशोधन करके मैं आपको ये भी चीज जोड़ता हूं कि आपको ये भी चीज आपको अधिकार दे दिया गया है, ठीक है। इसीलिए बोलता है कि मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार की भी संशोधनीय है, ठीक है, किंतु संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, क्योंकि संविधान का जो मूल ढांचा पहले से बनाया गया है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मूल ढांचे की, ठीक है, मूल ढांचे की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, मूल ढांचे की क्या है, कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। इसे न्यायपालिका के द्वारा मामला द मामला देखा जाएगा, ठीक है, इसे न्यायपालिका के द्वारा क्या होगा, मामला द मामला देखा जाएगा, ठीक है। किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे के कुछ उदाहरण दिए हैं, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ मूल ढांचे के उदाहरण दिए हैं कि ये जो मूल ढांचा है इसे हर नागरिक को देना ही है और इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। जैसे शक्तियों का विभाजन, ठीक है, एकल नागरिकता, मान लीजिए भारत में है एकल नागरिकता, तो एकल नागरिकता से दो नागरिकता नहीं होगी, ये हमेशा एकल नागरिकता ही रहेगी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली इत्यादि, ये जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ मूल ढांचे दिए हैं, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के समक्ष समानता। भारत में कानूनों के समक्ष समानता के अंतर्गत विशेष अधिकारों का अंत कर दिया गया है। भारत में क्या है कि भारत में कानूनों के समक्ष समानता के अंतर्गत विशेष अधिकारों का अंत कर दिया गया है, ठीक है। यह एक नकारात्मक अवधारणा है। जब आपका विशेष अधिकारों का अंत कर दिया जाएगा तो ये नकारात्मक अवधारणा तो होगी ही, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। कानून के समक्ष समानता के अंतर्गत कुछ वर्गों को कानून का संरक्षण भी दिया गया है, कुछ वर्गों को क्या किया गया है, कानून का संरक्षण भी दिया गया है, ठीक है, जिसमें भारत का राष्ट्रपति है, राज्य के राज्यपाल हैं, महिला है, अनुसूचित जाति है, ठीक है, और उसके बाद है जनजाति हैं और बच्चों शामिल हैं, ठीक है। ये एक सकारात्मक अवधारणा है। ये क्या है, एक सकारात्मक अवधारणा है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
यह एक सकारात्मक अवधारणा है जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी कि कुछ आपको छूट मिल रहे हैं और वो किन किन को संरक्षण प्राप्त हो रहे हैं, भारत सरकार के द्वारा इन लोगों को संरक्षण प्राप्त हो रहे हैं। जैसे भारत के राष्ट्रपति हो गया, बच्चे हो गए, महिलाएं हो गए, जनजाति जाति समूह हो गया, इन सब को भारत के द्वारा संरक्षण प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है, यानी कि यह सकारात्मक अवधारणा है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या चीज देखे हैं, आज हम देखे हैं, आपको मैं बता रहा हूं कि आज हम लोग देखे हैं कि पहला चीज देखे हैं कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं ये देखें। उसके बाद हम लोग आज क्या देखें कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत क्या क्या चीज आती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखें, उसके बाद हम लोग देखे हैं कि आर्टिकल 13 के अंदर क्या क्या चीज आती है। ठीक, ये चीज देखें। उसके बाद हम देखें सर्वोच्च न्यायालय ने 1951 में शंकरी प्रसाद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे हैं कि 24 अप्रैल 1973 के केशवानंद के भारती के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखे हैं, ठीक है, कि आर्टिकल 14 का अंतर्गत कानून के समक्ष समानता क्या होती है और किन किन वर्गों को संरक्षण प्राप्त हुआ है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये सारे चीज हम आज के वीडियो में कवर किए हैं। चलिए फिर से मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं, अभी ये 2-3 क्लास अभी चलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।